हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। राज्यों में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। लेकिन यही अगर रहता कि इस तरह से लिख लीजिएगा कि राज्यों में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये पॉइंट इसी में आपको क्या कर लेना है, ऐड ऑन कर लेना है। ठीक, ये बात हुई। वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संघ में, हाँ तो राज्य में पूछा गया था कि संघ में मंत्री परिषद लोग सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते, तब क्या हो जाएगा, तब ध्यान रखना है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये प्रश्न काफी बार कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान जरूर रखिएगा, पूछ सकता है। और ये राज्यों में जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 164। तो ये भी आपसे प्रश्न एक पूछ लिया जा सकता है। और ये संघ में मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ये कौन सा अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 75 का 3 के तहत। ठीक, तो दोनों अनुच्छेद भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। पहली लोकसभा का गठन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1952 को किया गया था। कब किया गया था, तो 1952 को किया गया था। इसी तरह बढ़ेंगे पॉलिटी के दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जो राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है उसे चुनिए। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि राज्य कार्यपालिका में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या कहता है, राज्यपाल शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, और क्या कहता है, राज्य मंत्री परिषद भी शामिल है, और महाधिवक्ता भी शामिल है। महाधिवक्ता भी क्या है इसमें, राज्य कार्यपालिका में शामिल है। लेकिन जो शामिल नहीं है वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यही आपको पूछ लिया जाता है कि सरकार का दूसरा लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग किसे माना जाता है, यह कौन है, तो ध्यान रखिएगा वो कार्यपालिका है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और राज्य स्तर पर कौन कौन शामिल होते हैं ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में ध्यान रख लेंगे। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर कि तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। ये प्रश्न का आंसर तो सभी को पता होगा, तो ध्यान रखिएगा ये 5 साल का होता है। कितने साल का, तो 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस तरह से भी इस सेंटेंस को आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मंत्री परिषद जो इससे संबंधित कथन
निष्कर्ष सारे बताए जाते हैं, उसको जरूर ध्यान रखा करिए कि मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री यानी सीएम का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। हालांकि इसी में लिख लीजिएगा, हालांकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है या अपने पद पर रहते हैं, लिखिएगा रहते हैं। लेकिन राज्यपाल कब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ये बात आपको पहले से भी पता होना चाहिए। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में किसी भी राज्य का सीएम बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? कम से कम की बात हो रही है, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बात आपको लिख लेना है इसी में। और भारत का नागरिक होना मूलभूत मानदंड है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं और इसी तरह से सारों प्रश्नों को करते चलेंगे, तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि जिसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये तो आपको पता भी होगा। और जो बात सही दी हुई है उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति। तो ये बात भी आपको पता है कि पहले राष्ट्रपति और ये 2 बार भी राष्ट्रपति और कार्यकाल भी क्या लंबा। सी में है बीबी गिरी, यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ये थे। तो ये बात भी क्या है, सही है, हमसे सही नहीं बल्कि गलत पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार क्या दिया है, राष्ट्रपति, जो कि क्या दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो यहाँ पर होना चाहिए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज गलत दिया हुआ था और वही चीज हमें क्या करना था, खोजना था। 5 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी? ये बात आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक। तो ये एक प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन उसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी? तो वो लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद था ही। लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष लिखा हुआ हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का भूमिका क्या होता है कि इसको जब सूचना मिलता है तो वह संसद के दोनों सदनों को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद राष्ट्रपति पद के
लिए नए चुनाव की क्या हो जाती है? प्रक्रिया। नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी में आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? देखिए इसके पहले क्या प्रश्न आया था? राज्य का। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? संघ का। तो ध्यान दे के पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री एवं क्या है? मंत्रिमंडल, तो ये भी आ जाएंगे। भारत का महान्यायवादी, तो ये भी आ जाएंगे। लेकिन जो इसके सदस्य में नहीं आएंगे वो हो जाएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ध्यान रख लीजिएगा कि संघ में कौन कौन आएंगे और राज्य में कौन कौन नहीं। तो वही दोनों प्रश्न आपको एक ही दिन दे दिया गया है। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका, वो संघ की कार्यपालिका शक्ति करके लिखिएगा। इस तरह से क्या रहेगा? ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किन में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। निहित होती है। ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इन्हीं के सामने लिख दिया गया। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट है। और भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी है, ये क्या है? महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, लेकिन कार्यपालिका का क्या है? हिस्सा नहीं है। और अगर इनसे संबंधित बात करें, जिनको कैग लिख देते हैं शॉर्ट में, कि 148 कौन सा अनुच्छेद? तो 148 इनकी नियुक्ति सेवा की शर्तों से क्या है? संबंधित है। तो ये भी आपसे अनुच्छेद पूछ सकता है। आगे की प्रश्न पे चलेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है और इसका सॉल्यूशन समझना है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है? पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले खोजना होगा कि कौन कौन सा है, और ये 1986 भी ध्यान देना है। ए में है जन्म केवल भारत में हुआ हो, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास जरूरी, तो जो भी जरूरी है उसको भी आपको ध्यान देना है। तीसरा है देशीयकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, तो ये सब भी क्या है? शामिल है। ऑप्शन डी है उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, जो कि क्या है? सरासर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। चूंकि भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। तो यहाँ हमें बस सही कथन गलत कथन में अंतर पता कर लेना था। जैसा प्रश्न वैसा सॉल्यूशन। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगा दी जाती है, तो आप लोग देखा करें और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अभी के अभी कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, और इस चैनल से संबंधित हो या फिर इस क्लास से संबंधित आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, प्लीज़ कमेंट किया करें। ठीक, बाकी हर विषय का आपको इसी तरह से दोपहर 1 बजे डेली सॉल्यूशन दिया जा रहा है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? और ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्नों में ही आता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक, वही बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको CAA लिख देते शॉर्ट में, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये 2019 वाला ऐसा कानून, पारित कानून है जिसका उद्देश्य क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से जो भी भारत आए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्या कहता है पारसी और कौन ईसाई, इन सब अल्पसंख्यकों को क्या करना था? भारतीय नागरिकता देना है, भारतीय नागरिकता देना है। तो इसी में आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और यह अधिनियम 3 देशों पर लागू है, जो कि ऑप्शन ABC में आपको दिख ही गया। और 6 अल्पसंख्यकों यानी 6 धर्म के अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्या कहता है ईसाई। तो इस चीज को भी आपको इसी में नोट डाउन करना है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है पूछा जा रहा है। ठीक, किसकी बात आई है? मौलिक अधिकार की। तो आपको पता है मौलिक अधिकार की जब बात आई है, मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है। हमसे गलत पूछा गया तो ये क्या है? सही है। तो आपसे ये भी ध्यान रख लेना है कि किस भाग में है, तो भाग 3 में है। वहीं दूसरा नंबर ऑप्शन है कि यह अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है, तो ये भी क्या है? सही दिया हुआ है, और इसमें आपको अमेरिका ध्यान रख लेना है। तीसरा है कि मूल अधिकारों की प्रकृति जो है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है, तो ये बात भी क्या है? सही ही दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब लास्ट ऑप्शन की बात करें कि वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपसे वर्तमान का पूछा गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, और अनुच्छेद आपको क्या कहता है? अनुच्छेद 36 से 51 में तो नीति निर्देश, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार निहित है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रख लेना है। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कि अमेरिका में, कहाँ? तो अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। जो डायरेक्ट प्रश्न आंसर है वो तो है ही, साथ ही साथ जो इसका आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है एग्जाम में, वो प्रश्न दिखेंगे। और जरूर देखिएगा जो भी रेगुलर क्लास करेंगे। 10 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। क्या है 10 नंबर? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नागरिकता के संदर्भ में गलत है यानी कि असत्य है? फिर से हमें खोजना है, देख लेते हैं।
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो ये बात भी क्या है, सही है, चूंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही। तीसरी है स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया है, जो कि क्या है, गलत है, तो गलत ही हमें चुनना था। तो अगर दोहरी नागरिकता नहीं है तो फिर क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी नागरिकता का, तो तिहरी नागरिकता का। वहीं भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 5 से 11, इसके अंतर्गत क्या है, नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो फ्रांस के द्वारा, और 1789 में किया गया था। आपसे वर्ष भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक, और रही बात नागरिकों की, नागरिकता अभी हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ भी चुके हैं नागरिकता के बारे में, तो इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पहले ही ऐसे प्रश्नों पे डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। संकल्पना भारत राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 से संबंधित हो जाएगा, जो कि काफी बार पूछा भी गया है एग्जामों में। वहीं अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, नए राज्यों का प्रवेश एवं क्या हो जाएगा, स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। तीसरा है अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, साथ ही साथ मौजूदा राज्यों की, पूछा जाता है जो बार बार, मौजूदा राज्यों की सीमाओं और क्या कहता है, क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। अब लास्टली कौन बचा, यहाँ अनुच्छेद 5 की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 5 किससे संबंधित हो जाएगा, तो संविधान अपनाने के समय, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको सारा लिखते रहे ताकि आपको एक नज़र ध्यान जरूर रहे। संविधान अपनाने के समय नागरिकता, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 5 से संबंधित हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है एक प्रश्न आपके लिए, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, तो आशा करेंगे करिएगा, बाकी आगे के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन अभी देखेंगे। आपको बताना है कि नागरिकता के, चूंकि आज नागरिकता से बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, अधिकारों, नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना किस अनुच्छेद के तहत है, यानी आपको अनुच्छेद को क्या करना है, आंसर में बताना है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कैमा, तो 36वां, कौन सा वर्ष, तो 1975, और अगर हम राज्य की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, सिक्किम राज्य, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। और ये 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था, तो क्रम भी इसका ध्यान रखना है कि 22वां। अब राज्य की बात आई है तो एक
पॉइंट यहाँ पर ये याद आ जाता है चूंकि पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को, कब? तो 1953 को आंध्र प्रदेश, कौन? तो आंध्र प्रदेश जो है, इस तरह से लिखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है? पहला राज्य बना था। ये कई बार पूछा भी गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको क्या करना है? लिख लेना है। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, और एक एक प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019। देखिए चारों के चारों 2019 ऑप्शन में है, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2019, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें कुछ पॉइंट की, तो एक बात ये पता भी होगा कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 370 के तहत क्या था? विशेष दर्जा प्राप्त था। विशेष दर्जा क्या था? प्राप्त था। हालांकि 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, इस तरह से लिख लीजिएगा, आप ही के लिए लिख रहे हैं, अनुसार धारा 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, तो इसी में आपको ये प्लस पॉइंट जो है लिख लेना है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से आ गया राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जो कि 1953 में ये प्रथम अध्यक्षता किया था फजल अली ने। फजल अली आयोग नाम भी दिया गया था और अध्यक्षता फजल अली ने किया था। इसी में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है पंडित हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। ये दोनों क्या थे? इसी में अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। आइए श्री रामुलु जी की पता है कि 56 दिनों के अनशन के बाद क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में आपको हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं। तो मेनली आपको ये वर्ष ध्यान होना चाहिए और ये कौन कौन सदस्य शामिल थे, इसका अध्यक्ष कौन थे। ठीक, आगे की प्रश्न को, और प्लीज कमेंट जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप क्लास देखते हैं तो कमेंट किया करें। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को क्या दिया था? प्राथमिकता दिया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं और काफी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर की बात करेंगे तो
चंपा कम दोराई बनाम मद्रास राज्यवाद जो कि 1950 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इससे संबंधित। ठीक, वही अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, जो कि बार बार पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना, यानी कि संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकता है, ये दिया गया था। वहीं ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ बाद 1980। तो इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और क्या कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या कही थी, संतुलन की बात कही थी, संतुलन बनाने की बात कही थी। तो हो सके आपसे एग्जाम में इस सेंटेंस की जगह डायरेक्ट ये सेंटेंस पूछ दे, तो इससे संबंधित हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वहीं ऑप्शन डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। तो इस मामले में क्या हुआ था कि इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय क्या किया था, दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन नहीं कर सकती है। हालांकि बाद में केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ, इसको पलट दिया गया। ठीक, तो ये इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 47 से संबंधित है। ठीक, वही अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुसूचित हो सके मिलान के रूप में दे दे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर क्या कहता है दुर्बल वर्गों के शिक्षा और क्या कहता है आर्थिक संबंधी वृद्धि से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 46 में। वहीं अनुच्छेद 47 जान गए। अनुच्छेद 50 की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है कि न्यायपालिका को, चूंकि ये किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है मिलान के रूप में, सही गलत के रूप में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना, पृथक करना, अलग करने की संबंधित है किससे, अनुच्छेद 50 से। और लास्टली अनुच्छेद 51 की अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रख लेना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। कौन, तो अनुच्छेद 51। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
और एक बार फिर से ये चैनल संबंधित जानकारी दे दी गई है। तो कोई भी आपका इस क्लास से संबंधित तो डाउट हो, प्रश्न हो, आपकी कोई राय हो, आप कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया करें। बताइए, इतनी मेहनत से आप लोग को हम पढ़ाते हैं, इतना दिल के साथ, तो क्या आप लोग एक कमेंट नहीं कर सकते हैं? एक लाइक शेयर तक आप लोग नहीं कर सकते हैं? बताइए। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक शेयर करते रहा करिए। और कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग का, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट करेंगे ही। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने माना कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है? और ये सब आपको हम विथ डिस्कशन में कितनी बार पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, और वही प्रश्न आपको पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, तो प्रश्न इसी तरह एग्जाम में भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा था? तो के.टी. शाह ने। वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्व, जिसको सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी भी बोल दिया जाता है, डीपीएसपी, जो कि भाग 4 से संबंधित हो जाएगा। किससे? भाग 4 से। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका हो जाएगा जिक्र। वही बात करें और क्या, और ये कथन इसमें, बाकी ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सब तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आयरलैंड से। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है 44वें, ये भी काफी बार पूछा जाता है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 1978। 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 300 का में क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और 44वां 1978। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 का ऑप्शन नंबर सी। यही तो हमसे क्या किया गया था, पूछा भी जा रहा था। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सा सही है? देख लेते, एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ इससे संबंधित देखना है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो आपको ये रटा रटाया भी होगा कि उपाधि का अंत से संबंधित होगा, लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है तो क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। वहीं बी की बात करें, अनुच्छेद 21, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो दैहिक स्वतंत्रता से, यानी बी का होगा 3 नंबर। सी की बात करें, अनुच्छेद 23, जो संबंधित हो जाएगा इसमें से किससे? बेगार प्रथा से, तो सी का हो जाएगा 2। और लास्टली बच्चा अनुच्छेद 24, जो कि हो जाएगा बाल श्रम निषेध से, तो डी का हो जाएगा 1। तो ये आप ध्यान के रख लीजिएगा। अभी बेगार प्रथा यहाँ पर आया है, इसकी जगह आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है, यानी इसी को कहा जाता है बेगार प्रथा। ठीक, चलिए आज के अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो ये आपको पता है कि 5 तरह की याचिका जारी होती है।
या रीट भी लिख दिया जाता है, याचिका हिंदी शब्द हो गया। ठीक, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन में भी मौजूद है। परमादेश, उत्प्रेषण, रीट, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्ष। एक कौन बच गया, प्रतिषेध। प्रतिषेध, यही पांचों रीट है, ये आपको पता भी होगा। ठीक, अगर हम बात करें क्या कहता है, पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया, उसको छुड़वाने हेतु ये जारी किया जाता है। इसको इंग्लिश टर्म में क्या रहेगा लिखा हुआ, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, तो कभी कभी आपको यही टर्म यूज कर दिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति पूछा जाता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद किसमें प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 22 में। ये बात आपसे पूछ ले सकता है। ठीक, यानी क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, उसे वकील की सहायता का प्राप्त करने का अधिकार है, और उसे 24 घंटे के भीतर मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार है। तो ये सब सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी के साथ, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।